गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो उससे संबंधित हमने देखा था। अच्छे से जो जितने जो पॉइंट बनते हैं वो सारे पॉइंट हमने वहां पर डिस्कस किए थे। आज इस क्लास के अंदर हम जो नरपति नालय है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सारा कोर्स अच्छे से मैंने करवाया है, तो आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वो सारी जो समय समय पर कोई सूचना होती है, इसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो मैं वहां पर अपलोड करता रहता हूं। बिना समय गमाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, जो नरपति नाल है उसको पढ़ने से पहले कल हमने जो पढ़ा था उसके जो क्वेश्चन है उसके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं, और आप कमेंट में उसके जवाब है वो नहीं देते हो, तो आप कमेंट में उसके जवाब जरूर दिया करें। पहले दिन आपने जो क्लास देखी है उसके क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इतना तो याद रहता होगा, कमेंट में आप जरूर जवाब दिया करें। तो देखिए, कर्नल टोड ने पृथ्वीराज रासो को किस तरह का ग्रंथ माना। मैंने आपको अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक, तो मैंने आपको अच्छे से इनके सूत्र बताए। कविराम बुल्लर देवी मोती जी, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा और कर्नल श्याम मोहन मिश्र, इस प्रकार करके आपको मैंने सूत्र बताए। अब आपको इसका आंसर देना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल रासों में कितने छंदों को स्वीकार किया है। ये भी मैंने आपको जो पृथ्वीराज रासो है उसके जो 4 जो संस्करण बताए थे, ठीक है, उनमें जो बताया कि जो मूल रासो उसके अंदर कितने हैं वो इन्होंने माना है दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज रासो का नायक कहाँ का शासक था, अच्छे से बताया। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस है, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है। पांचों ही क्वेश्चन है जिसको मैंने अच्छे से कल बताया है, और आपको इसके जवाब है वो कमेंट में देने। आज आपको कमेंट में देने, बाकी लास्ट में जितने भी ये हो जाएंगे उसके बाद में हम रिवीजन क्लास करेंगे, उसके अंदर इनके जवाब मैं आपको बता दूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए। आगे देखिए, अब बात करते हैं नरपति नालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु है। तो देखिए, इनके जो ग्रंथ है नरपति नालय का, उसका नाम है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो ये मुक्त काव्य रचना है। मुक्त का मतलब है इसके अंदर जो वर्णन है, एक तो होता है प्रबंध, जो हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा। प्रबंध में क्या होता है कि एक घटना है जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है, पहले वाली घटना का आगे आने वाली घटना से संबंध होता है, वो एक प्रबंध है। और मुक्तक के अंदर होता है कि जिस प्रकार हमने वो बिहारी सतसई की पढ़ी है, तो उसके अंदर एक दोहा भक्ति का, एक नीति का है, तो अलग अलग तरह के जैसे दोहे होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी जो मुक्त रचना है, कुल छंद के नाम 128 छंद है। उस 128 छंदों के अंदर जो वर्णन हमारे को मिलता है विशलदेव रासो में, वो किसी एक चीज पे निर्भर नहीं है, अलग अलग चीजों पे है। भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा है इसकी, जिसके अंदर ब्रज और मध्य देश की भाषा है उसका मिश्रण है। ब्रज और मध्य देश की भाषा उसका मिश्रण है, और मुख्य रूप से उस भाषा को राजस्थानी भाषा कहते हैं। शैली की हम बात करें तो पिंगल शैली, जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो है उस पृथ्वीराज रासो की भी शैली क्या है, पिंगल है। और हमारे जो ये है इसकी शैली भी क्या है, पिंगल है। एक शैली होती है डिंगल और एक होती है पिंगल, ठीक है, तो इसके अंदर पिंगल शैली है। समय की बात करें, ये एक बार बता दें आपको, पिंगल और डिंगल शैली इसके अंदर जैसे राजस्थानी है, राजस्थानी, अब राजस्थानी है, उस राजस्थानी के साथ में ब्रज भाषा जुड़ती है तो वो पिंगल शैली हो जाती है, और राजस्थानी के साथ में अपभ्रंश भाषा जुड़ती है, अपभ्रंश, तो वो है वो डिंगल शैली हो जाती है, ठीक है। अच्छे से मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर इसको अच्छे से बताया भी है। समय की बात करें तो 1155 है वो ईस्वी है, 1155 क्या है, ईस्वी है, और 1212 विक्रमी है। अब जो 1212 विक्रमी है, इस विक्रमी के आधार पर ही इसको जो 1155 ईस्वी माना गया। अब 1212 विक्रमी है वो एक यहाँ पर लाइन दे रखी है, लाइन क्या दे रखी है, 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, यानी 1212 इसको माना है, तो 1212 विक्रमी है, जिसको ईस्वी सन में करते हैं तो 1155 ईस्वी होता है। मजारी जेठ बदी, जेठ
तो जो महीना होता है हमारे जो हिंदी होते हैं चैत वैशाख जेठ, वो तो जेठ का महीना था बद्दी। एक होता है जो शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसको बद्दी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बद्दी कहा जाता है। नवमी जो हमारे एकम दूज तीज जैसे होते हैं, तो नवमी था और उस दिन बुधवार था, इस दिन इन्होंने इसकी जो शुरुआत की। नाल रसायन आरंभ है, नाल रसायन यानी जो नाल ने इस रसायन जो विशल देव रासो है, इस रसायन आरंभ टूटी ब्रह्म कुमारी यानी इस दिन इसका प्रारंभ किया था। इस दोहे के आधार पर इसकी जो है जो मानी गई है समय से। मोतीलाल जो मेनारिया है इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं, मोस्ट है, ठीक है। मोतीलाल मेनारिया ने इसका जो समय वो क्या माना है, 16वीं शताब्दी माना है। इसके हिसाब से 12वीं शताब्दी होता है, 1155 तो 12वीं शताब्दी होता है, परंतु इन्होंने क्या इसको 16वीं शताब्दी माना है। और नरपति को किसी गुजराती कवि को माना है, यानी जो नरपति नाम का जो कवि है वो कोई गुजराती कवि है। प्रधान रस की बात करें तो इसके अंदर श्रृंगार रस है, और उस श्रृंगार में भी कौन सा, वियोग। श्रृंगार की दो दशाएं होती है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो इसके अंदर जो वियोग श्रृंगार है उसका जो वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। नायक की बात करें तो इसका नायक है वो अजमेर का चौहान शासक विशल देव तृतीय यानी विग्रह राज चतुर है। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो है तो उसका भी जो नायक है वो अजमेर का ये पृथ्वीराज चौहान, उसी प्रकार ये भी जो नायक है वो अजमेर का ये चौहान शासक विशल देव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ। नायिका की बात करें तो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती है। इसके नायक और नायिका दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है विशल देव रासो के जो रासो है उसकी नायिका का क्या नाम है, तो जैसे नागमती, राजमती, भानुमती इस प्रकार नाम दे देगा तो वो राजमती नाम है। और ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, क्योंकि हिंदी के अंदर है ना वो भाई 150 क्वेश्चन आएंगे, वो कहां से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काव्य विभाजन यानी 4 खंडों में, इसका जो विभाजन है वो 4 खंडों में किया गया है। अब वो जो 4 खंड है उस 4 खंडों में हमारे को वर्णन क्या क्या मिलता है वो देख लेते। जैसे प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, और शॉर्ट में वो लाइन लिखी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते वो लाइन मैंने यहाँ पर ली है। तो प्रथम खंड है विग्रह राज चतुर्थ व राजमती का विवाह का वर्णन, यानी जो प्रथम खंड है इसके जो 4 खंड किए गए उस प्रथम खंड में जो वर्णन हमारे को मिलता है उसके अंदर क्या मिलता है कि जो विग्रह राज चतुर्थ है उस विग्रह राज चतुर्थ और राजमती का जो विवाह हुआ था उस विवाह का जो सारा वर्णन है वो हमारे को प्रथम खंड में देखने को मिलता है। बात करते हैं हम द्वितीय खंड की, तो रानी के किसी व्यंग्य बात पर राजा द्वारा रूठ के उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। यानी ऐसा होता है कि राजमती और जो विग्रह राज चतुर है उनका विवाह हो जाता है, उस विवाह होने के बाद की घटना है कि उसकी घटना है वो द्वितीय खंड में हमारे को मिलती है। और उसके अंदर क्या है कि राजा है उसको कोई रानी है व्यंग्य बात यानी कोई ऐसे कठोर वचन कह देती है और उससे वो रूठ कर यानी रुष्ट होकर कहां चला जाता है, उड़ीसा चला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राजमती और जो विग्रह राज है उसके जो रूठने का जो प्रसंग है वो किस खंड में आया है, तो वो द्वितीय खंड में आया है, ध्यान में रखना है। आगे देखो तृतीय खंड है उसके अंदर है रानी राजमती के विरह का वर्णन, क्योंकि राजा वो रूठ के चला गया, अब रानी अकेली है तो विरह सीधी सी बात है वो विरह के अंदर है। और चतुर्थ जो खंड है उसके अंदर है राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाना तथा विग्रह राज द्वारा वहां से वापिस राजमती को चित्तौड़ ले आना। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो वर्णन हमारे को मिलता है तो पहले के अंदर है उसके विवाह का वर्णन है, दूसरे के अंदर राजा रुष्ट कर उड़ीसा चला जाता है, तीसरे के अंदर है वो वर्णन हमारे को देखने को मिलता है कि उसके अंदर जो राजमती है वो विरह में रहती है, और चौथे के अंदर है कि उसको वापिस है लेकर आता है उसका पिता राजमती को, और फिर है वो विग्रह राज चतुर्थ है वो उसके घर वापिस उसको ले आता है। तो ये वर्णन हमारे को चारों जो खंड है उसके अंदर देखने को मिलता है। इस ग्रंथ को केवल गाने के लिए लिखा गया था, मोस्ट है, यानी जो ये ग्रंथ है वो लिखा गया था तो इसका जो मेन मकसद था, मेन उद्देश्य था वो था कि इसको गाने के लिए लिखा गया। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है, और ये लाइन मोस्ट है और ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। यानी हिंदी साहित्य का जो है हिंदी जो भाषा है उसके अंदर सर्वप्रथम जो 12 भाषा वर्णन है वो किस रचना में देखने को मिलता है, तो जो विशल देव रासो है उसके अंदर 12 भाषा वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। सर्वप्रथम 12 भाषा का वर्णन इसी में हुआ था। अब 12 भाषा क्या होता है,
बारहमासा क्या होता है? तो जो बारहमासा की बात करें, बारहमासा, तो हमारे जो हिंदी जो महीने होते हैं, उन हिंदी महीनों के हिसाब से, उन हिंदी महीनों के हिसाब से वर्णन किया जाता है कि जो नायिका होती है, जैसे प्रथम महीने में जो, जैसे मान लीजिए चैत्र से हमारे जो हिंदी जो महीने वो शुरुआत होती है, तो चैत्र में उसकी स्थिति कैसी थी, चैत्र से आगे जो महीना आता उसमें कैसी थी, इस प्रकार करके जो पूरे 12 महीने का वर्णन है वो किया जाता है इसके अंदर। तो 12 मासा वर्णन है वो, जो क्योंकि राजमती विरह में थी, तो उसके जो 12 महीने का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। अब जो हमारे जो हमने इसके अंदर जो विशल देव रासो है उसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया है, नरपति नाले की जो रचना थी। इसके बाद में जो जगनिक है उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर किए उनके भी जवाब आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।